हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और मैं 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। क्या चीज के ऊपर? सिलेबस के ऊपर। अभी आप देखे होंगे नया नया सिलेबस आया है 2022 और 23 का, तो उसी सिलेबस को हम कंपेयर करेंगे पुराने वाले से कि पुराने वाले सिलेबस से क्या क्या चीजें हटी है और नए नए में वो क्या क्या न्यू इंस्ट्रक्शन दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पुरानी बुक्स लेते हैं। बहुत सारे लोग, मैंने भी अपने स्कूल टाइम में ऐसा ही किया है कि जो भी मेरा सीनियर है वो जैसी अगली क्लास में जाएगा तो उसकी हम क्या ले लेंगे, बुक्स ले लेंगे। ऐसा लोग करते हैं। तो अभी सीबीएसई का नया सिलेबस तो आया है, बट जो बुक्स है वो क्या हुई है, इतनी जल्दी अभी अपडेट नहीं हुई है। यदि आप अभी लेटेस्ट वर्जन वाली बुक खरीदेंगे 2022 और 23 की कोई भी बुक खरीदेंगे तो उसमें आपको अपडेट मिलेगा। बट बहुत सारे लोगों के पास पुरानी बुक्स रहती है, तो आपको याद रहना चाहिए कि आपको क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें नहीं पढ़नी है। तो सीबीएसई क्या किया है, कुछ कुछ चीजों को वो हटाया है, जो चीजें उसको इंपॉर्टेंट नहीं लगी है। कुछ कुछ कैसे चीजों को हटाया है जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं, जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जांपल होता है एटमॉस्फेयर में, वो चीजों को उसने हटाया है जो क्या है, एक प्रकार से थ्योरेटिकल चीज है। तो वही हम क्या करेंगे, इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरे जितने भी चैप्टर है हमारे 14 चैप्टर, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हटे हैं और क्या नहीं हटे। जो पहला चैप्टर 1 रहता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उससे उसने कोई भी चीज नहीं हटाई क्योंकि उसमें सारी चीजें पढ़ना जरूरी रहती है। और वो चैप्टर क्या रहता है, बहुत मस्त रहता है, उसको पढ़ने में बहुत मजा आता है। और शुरुआत रहता है वो 12th का फिजिक्स एकदम अलग टाइप का है, मतलब एक प्रकार से क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर है पूरा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर है पूरा। तो इसको क्या है, पढ़ने में बहुत मजा आता है और एकदम अलग टाइप का है। तो इसलिए क्या करता है, चैप्टर 1 जो है उससे उसने कोई भी टॉपिक नहीं हटाया क्योंकि उसके सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। 2 में भी हल्का सा है क्योंकि 2 भी मेन बेसिक्स है। 3 से आपको कुछ कुछ देखने मिलेगा कि क्या क्या चीजें उसने क्या करी है, रिमूव करी है, और आगे जाके बहुत सारी चीजें क्या करी है, उसने रिमूव कर दी है। तो वही हम क्या करेंगे अपने इस वीडियो में देखेंगे। मैंने ऐसा एक 11 के स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो बनाया है प्रीवियसली, और बहुत सारे लोगों को ये जानना है कि कैसे वो ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, पुराना वाला और नया वाला, यदि वो खुद निकाल के कंपेयर करना चाहें। मैं तो आपको बता ही दूंगा पूरा, दोनों चीजों को मतलब आजू बाजू में रख के 2021 वाला और इधर 23 वाला जो अभी है, दोनों को हम ऊपर नीचे रख के अच्छे से कंपेयर करेंगे कि क्या था पुराने में, नए में क्या है। जितने भी लोग खुद चाहते हैं मतलब सिलेबस निकालना, तो एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है कि कैसे आप सीबीएसई की वेबसाइट में जाके अपना ऑफिशियल सिलेबस क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां से आप क्या देख सकते हैं, नई वाली नोटिफिकेशन जो सीबीएसई ने दी है कि नया वाला एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। जैसे पहले लोग याद करके चले जाते थे, बड़े बड़े आंसर्स लिखने रहते थे, वैसा पैटर्न नहीं रहेगा इस बार एग्जाम का। इस बार कैसा रहेगा कि आपको कुछ मतलब 50% आपको ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन रहेंगे, जो 25% बचा उसमें शॉर्ट आंसर टाइप वाले रहेंगे, मतलब 3 मार्क क्वेश्चन, और जो अगला 25% बचा वो रहेंगे 5 मार्क लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन। तो सिर्फ रट के आपका क्या होगा, उतना फायदा नहीं होगा, ज्यादा अच्छा नंबर नहीं आएगा। मतलब आपको क्या करना है, समझना है सारी चीजों को। यदि आप समझेंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आंसर दे पाएंगे। तो शुरू करते हैं अपने ये वाले वीडियो को। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी आप पढ़ें तो आपको समझ में आए कि क्या टॉपिक पढ़ना है 12th में सारे चैप्टर्स में और क्या चीज छोड़नी है। किसी को डाउट होता है कि कोई टॉपिक पढ़ के उसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये टॉपिक कहां से है, बुक में कहां से चालू होगा, कहां से खत्म होगा, तो आप ये चीज जानते हैं कि एनसीईआरटी का जब भी आप पहला पेज खोलेंगे तो उसमें वो कंटेंट लिखा रहता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस की क्या क्या टॉपिक है, 1.1, 1.2, 1.3, ऐसा वो पूरा लिखे रहता है। तो उसी को आप देख के क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इतना तक पढ़ना है, इसके बाद नहीं पढ़ना है, ऐसे करके। तो वो चीजें क्या होगी, आपको कंटेंट पेज देख के समझ में आ जाएगी अच्छे से। कोई भी बुक खरीदिए, मतलब खोलिए, उसके जो पहला चैप्टर रहेगा उसमें आपको कंटेंट दिखेगा कि क्या क्या टॉपिक्स हैं उसमें, तो उसी को देख के आपको समझ में आ जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग पुरानी बुक्स लेते हैं और उसमें कोई बुराई बात नहीं है, मतलब वो भी अच्छी चीज है, वो बुक्स भी सेम ही रहती है, बस उसमें से क्या करनी है, आपको कुछ चीजें क्या करनी है, ओमिट करके पढ़नी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों सिलेबस को क्या करेंगे, एक साथ रख के देखेंगे। तो ये क्या है, ओरिजिनल कंटेंट पेज। कंटेंट पेज क्या होता है, मतलब जिसमें वो क्या देता है, इंफॉर्मेशन देगा किसी भी चीज के बारे में कि ये जो भी पीडीएफ है या जो भी बुक है उसमें क्या क्या है, अंदर कंटेंट क्या क्या है। तो ये क्या है, दोनों सिलेबस का क्या है, स्टार्टिंग का कंटेंट पेज है कि कैसे कैसे चैप्टर्स रहेंगे। तो आप देख सकते हैं चैप्टर की जो नंबरिंग है 14 तक पूरी सेम है, कोई भी चैप्टर का नाम चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब चीज सेम है। जैसे 11 में हल्का सा चेंजेस हुआ है, एक चैप्टर उसने फर्स्ट वाला हटा ही दिया है सीधा, तो यहाँ पे चैप्टर्स पूरे एकदम सेम है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है पहला, दूसरा वाला पोटेंशियल के ऊपर रहता है, तीसरा करंट की इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, चौथा और पांचवा मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, वेव्स आ जाता है। तो वो पूरी चीजें सेम है, बस उसने क्या किया है, नए वाले में क्या किया है, अपडेट किया है कि मतलब थोड़ी सी चेंजेस किया, वो चीज हम देखेंगे। अब देख लेते हैं, जैसे रेड वाली कोई चीजें हैं, तो रेड वाली चीजें क्या होगी, मतलब आगे जाके हम एक एक चैप्टर में देखेंगे, तो इसका मतलब क्या है, वो चीजें उसने डिलीट कर दी है यहाँ पे। और एक ग्रीन वाली चीज होगी, इसका मतलब क्या है, उसने कुछ नया चीज वहां पे ऐड किया है। ठीक है, तो पहले वाले कंटेंट पेज में उसने क्या चेंजेस किया है, जो
टाइम पीरियड बोलता था वो कि इतने पीरियड्स में आपको पढ़ना है, 24 पीरियड्स, इतने पीरियड्स, उसको बस उसने क्या किया, हल्का सा मॉडिफाई किया। जैसे हम पहला देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला यूनिट रहता है जिसमें हम चार्ज रुका हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं कि एक चार्ज रुका हुआ है तो वो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अपने चारों ओर, कैसी फोर्स एक्सर्ट करेगा दूसरे चार्ज के ऊपर, बहुत सारे चार्जेस को एक जगह जमा कर देंगे तो कैसे पोटेंशियल पैदा होगा, कैपेसिटर क्या है, ये सब चीजें है पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो उसमें क्या है, पहले 24 पीरियड्स में बोला था, अब वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया कि मतलब इसको ज्यादा पढ़ो, आप 26 पीरियड्स में पढ़ो ऐसा। दूसरा देखें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो पहले वो 18 पीरियड्स में था, अब इसको भी 18 रखा है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिज्म के बारे में पूरा देखे हम तो 22 लेक्चर्स में था, फिर उसके बाद क्या है उसको 25 कर दिया। तो स्टार्टिंग वाले कंटेंट पेज में उसने बस क्या किया, वही चेंज किया है। और कम देखें किसको कम किया है, तो आप देख सकते हैं ये वाला सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर्स में, मतलब सब जगह उसने बढ़ाया है। ऑप्टिक्स में देखें तो 27 था तो वो क्या कर दिया, 30 कर दिया। जितने भी ग्रीन वाले हैं वो सब क्या किया है, इंक्रीज किया है कि इसको आप ज्यादा पढ़ें। और उसके बाद लास्ट वाला यदि हम चैप्टर देखें, क्या अब इंक्रीज किया तो नंबर बढ़ेगा। लास्ट वाला चैप्टर यदि सेमीकंडक्टर्स देखें तो उसमें वो बोलता था 12 पीरियड्स में आप इसको पढ़ सकते हैं, उसको वो कम कर दिया कि ठीक है सेमीकंडक्टर आप कम पढ़ो। ऐसा क्यों किया है वो, क्योंकि आप जब सिलेबस में देखेंगे तो वो पूरा जेनर डायोड ये वो, मतलब सिर्फ डायोड एज अ रेक्टिफायर तक आपको पढ़ने बोला है। उसके बाद जेनर डायोड, उसका पूरा वर्किंग लॉजिक गेट सबको हटा दिया है उसने, तो इसलिए इसको हल्का सा क्या किया, कम किया। फिर भी ओवरऑल देखेंगे तो कितना बोल रहा है, 150 क्लासेस टोटल थी यहाँ पे पुराने वाले में, अब उसने बोला कि आपको ज्यादा पढ़ना है और 160 क्लासेस कर दिया टोटल। तो ये कंटेंट पेज का है। अब ओरिजिनली अंदर जाके देखते हैं कि उसने क्या क्या चेंजेस किया है, ठीक है। फर्स्ट वाला चैप्टर देखें तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है सब चीज समझने के लिए, और यहीं से क्या बनता है, मेन कंसेप्ट बनता है। अब 11th में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्किप करके पढ़ सकते हैं, पहले ये चैप्टर पढ़ लिए फिर वो चैप्टर पढ़ लिए, ऐसे करके। 12th में आप ऐसा पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। 12th को आपको कैसे पढ़ना है, पहले चैप्टर से पढ़ना है सीक्वेंस में, पहले चैप्टर की सारे कंसेप्ट्स पढ़ें, पूरा चीज बनाए, न्यूमेरिकल बनाए, फिर सेकंड चैप्टर में आए, फिर थर्ड में आए, ऐसा करके आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और जब 8th आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तब तो वो पूरा रिलेटेड है पीछे से, कुछ ज्यादा नहीं है उस चैप्टर में, बट वो पूरा उसको ज्यादा कुछ पूछता नहीं है उससे, बट उसको समझने के लिए पूरा पिछला रिलेटेड है। तो हर चैप्टर क्या है, लिंक्ड है 12 में, आप कोई भी एक चैप्टर बीच से उठा के नहीं पढ़ सकते। कब आप पढ़ पाएंगे, ऑप्टिक्स से बस पढ़ पाएंगे, जो 9 चैप्टर आता है रे ऑप्टिक्स, बस उसी को आप पढ़ सकते हैं, फिर वेव ऑप्टिक्स में फिर आप नहीं पढ़ पाएंगे उसको, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, एक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है पहले दोनों चैप्टर्स के जो नाम है, मतलब एक चार्ज है रुका हुआ है, बस उसकी क्या फील्ड बनेगी, वो कैसा एक्सपीरियंस करेगा, उसका पोटेंशियल, कैपेसिटर, ये चीज के बारे में बताता है पहले चैप्टर में। तो वो क्या है, एकदम सेम है, जितने भी टॉपिक्स आप देखेंगे, लास्ट वाला जो रहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला, गॉस थ्योरम, वो सब सारी चीजें सेम है यहाँ पे। तो ये क्या है, 21 और 22 का ओल्ड सिलेबस है इसका, ठीक है। इसी का नया देखें तो चैप्टर 1 का ही क्या है, ये देखिए नया, कुछ भी मार्किंग नहीं है, मैंने कोई मार्क नहीं किया, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो 2022 और 23 न्यू वाला आप देख सकते हैं, पूरा सेम है चैप्टर 1। चैप्टर 1 में कोई चेंजेस नहीं है, 2 में भी नहीं करेगा, क्योंकि वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, आगे आपको देखने मिलेगा, आगे अच्छा खासा चेंज है ऐसा। अब ये मत सोचिएगा कि पहला चैप्टर देख लिए और बोले कि अरे यार कुछ तो चेंज नहीं है, वैसे ही पढ़ते हैं, आगे जाके देखिएगा अंदर में कितना चेंजेस किया है वो, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर आता है हमारा पोटेंशियल के ऊपर रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, पोटेंशियल क्या होता है और कैपेसिटर क्या होता है, इसके ऊपर है ये वाला चैप्टर। तो इसमें भी आप देखेंगे तो कोई चेंजेस नहीं किया है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पहले दोनों चैप्टर्स क्या है, पूरे बेस है एकदम 12th के फिजिक्स को समझने का। तो ओल्ड वाले में कोई भी चीज यहाँ पे रेड मार्क नहीं है, मतलब कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। और न्यू वाला देखेंगे आप, तो न्यू वाले में उसने बस एक चीज चेंजेस किया है, क्या, 22 और 23 वाले में यदि आप यहां पे देखेंगे कैपेसिटेंस का, कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है उसके ऊपर क्या रहता है, हल्का सा डेरिवेशन रहता है कि एक एनर्जी कैसे स्टोर करता है। तो उसका वो बोला कि डेरिवेशन बस मत करिएगा आप, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वही यूज होता है वहां पे फॉर्मूला, तो डेरिवेशन भी पूछता है कभी कभी, बट यहां पे बोला उसने कि आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, कोई बहुत ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं होता है इसका, छोटा सा ही डेरिवेशन होता है। 3 ठोक एक्सप्रेशन होते हैं कि कैसे कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो वो स्टोर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम उसको बोल सकते हैं, उसके 3 एक्सप्रेशन रहते हैं, वो तीनों एक्सप्रेशन को क्या रखना है, आपको याद रखना है, और कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, बट फिर भी उसने बोला कि नो डेरिवेशन फॉर्मूला ओनली, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में बस पहला ये अपडेट हमको यहाँ पे दिखा। आगे देखते हैं, आगे जाके आपको देखने मिलेगा। अब देखते हैं थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में उसने मस्त अच्छा खासा चेंज किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं जितने भी रेड वाले, तो उसने क्या किया, ओम्स लॉ के बारे में बोला कि ओम्स लॉ आपको पढ़ना है, बट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हटा दिया।
ये ऐसा कैसे, रेड वाली लाइन मैंने कैसे लिखी है यहाँ पे, मैंने क्या किया, दोनों को कंपेयर किया है। अब दोनों सिलेबस को देखेंगे तो वो देखिए ये सिलेबस एकदम छोटा सा है, नया वाला चैप्टर 3 का, और पुराना वाला देखिए एकदम बड़ा सा है। तो वो नया वर्ड तो लिखेगा नहीं, वो क्या करेगा, इसी से ही एडिट करेगा जो भी नया सिलेबस बनाएगा। तो उसने ये चीजें हटाई, अकॉर्डिंग टू सिलेबस करेगा वो, जो भी जितने भी एडिटिंग की होगी, और उसके बाद उसने क्या किया, वो ही रख दिया। तो जितनी भी चीजें यहाँ से हट गई हैं वो अपने को वहां पे दिख रही हैं। ठीक है, तो क्या किया, सबसे पहले उसने क्या किया, ओम्स लॉ के बारे में, ओम्स लॉ के बाद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में बोला कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में आपको जानना जरूरी नहीं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वाली पार्ट हटा दिया। ठीक है, बट फिर भी आपको ये चीज पढ़ना जरूरी, क्योंकि ये बहुत बड़ा बेस बनता है। इस टॉपिक में क्या बताता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कैसे वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के होता है, और यहीं पे रेजिस्टिविटी भी आती है। तो पढ़ लेंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है। बट उसने क्या किया कि ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में आपको नहीं जानना है, हटा दिया उसने, बल्कि जानना जरूरी है। फिर उसके बाद अगला यदि हम टॉपिक देखें तो कार्बन रजिस्टर्स के बारे में। ये टॉपिक थोड़ा सा, सही बात है कि वेस्टेज ही था उसमें। क्यों, क्योंकि कार्बन रजिस्टर्स को बनाने के लिए क्या चाहिए ना, कि उसको पेपर में ना कलर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग कलर बैंड्स होते हैं कार्बन रजिस्टर के। 2 कलर बताते हैं कितना रेजिस्टेंस होगा, एक कलर मल्टीप्लायर का रहता है, और उसमें एक और कलर किसका रहता है, टॉलरेंस का रहता है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, यदि इसके क्वेश्चंस हमें देने हैं तो पेपर में कलर यूज करना पड़ेगा, या उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, ऐसा जो भी कलर है, क्योंकि उसमें कलर से ही हम बता सकते हैं कि कितना रेजिस्टेंस है कार्बन, मतलब रजिस्टर का कलर 4 ठोक बैंड रहते हैं उसके, उसी को पढ़ के हम बता सकते हैं कि कितना रेजिस्टेंस है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना यूजफुल नहीं रहता है ये, इसलिए उसने कार्बन रेजिस्टेंस, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस पूरा हटा दिया कि ये जरूरत नहीं है। ठीक है, लगता भी था सही है, हटा दिया क्योंकि ज्यादा यूज नहीं होता था। तो अच्छा हुआ ये टॉपिक हट गया। उसके बाद देखते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ये वाली चीज भी उसने हटाई, जो मतलब एक प्रकार से इंपॉर्टेंट है ही और आपको पढ़ना पड़ेगा ही इसको। ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ सकते हैं कि रजिस्टर जब सीरीज में लगते हैं और पैरेलल में रखते हैं तो आप उसके बारे में जाना ही ना, क्योंकि इससे बहुत मस्त कंसेप्ट बनता है और आगे जाके आप बहुत सारी चीजें, कैपेसिटर सीरीज में लगा है, कोई चीज सीरीज में लगी, तो आपको इससे आइडिया होता है कि जब ये सीरीज में लगेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ रहा है कि करंट बढ़ रहा है। तो आपको पढ़ना जरूरी है, ऐसा उसने हटाया, बट फिर भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, तो बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, ये तो है ही जरूरी, क्योंकि इससे ही पूरे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है बहुत सारे। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्रिचॉफ्स लॉ के बारे में आया और बोला कि क्रिचॉफ्स लॉ के बारे में यहाँ पे सिंपल एप्लीकेशन उसके हटा दिया कि क्रिचॉफ्स लॉ के आप एप्लीकेशन मत पढ़िए। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना हमेशा जरूरी रहता है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट यूज करके, मतलब जिसमें एक बीच वाली जो गैल्वेनोमीटर की नोड रहती है उसमें करंट नहीं जाता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इवन कैपेसिटर के भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। जब ब्रिज बैलेंस हो गया है तो आपको क्या चीजें देखनी है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही। मीटर ब्रिज उसने हटा दिया। ठीक है, ये कैसा रहता था, एक प्रकार से थ्योरेटिकल बड़ा टॉपिक रहता था। न्यूमेरिकल्स भी बनते थे इससे, बहुत सारे आप देखेंगे तो बुक्स में न्यूमेरिकल्स दिखेंगे आपको कि कैसा है मीटर ब्रिज, बट उसने पूरा हटा दिया कि कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की मीटर ब्रिज आपको। और पोटेंशियोमीटर के बारे में भी, क्योंकि यदि आपको एग्जाम में बोल दे कि इसका डायग्राम बनाओ आप पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज का, तो बहुत लेंदी बनता है, मतलब अच्छा खासा बड़ा डायग्राम है और उसको आप सस्ते में बनाओगे तो वो सुंदर, मतलब अच्छा बनेगा ही नहीं बनेगा। तो मीटर ब्रिज उसने पूरा हटा दिया, पोटेंशियोमीटर भी पूरा हटा दिया, प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन टू मेजरिंग पोटेंशियल फॉर कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ द टू सेल, और इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। तो पूरा ये पोटेंशियोमीटर वाला टॉपिक क्या किया, उसने हटा दिया है। तो आप देख सकते हैं थर्ड चैप्टर से आपको चेंजेस दिखने लग जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप नहीं पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज के बाद से पूरा हटा देंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज तक आखिरी पढ़ेंगे आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, और कार्बन रजिस्टर, अच्छा ये कार्बन रजिस्टर को अच्छा किया हटा के उसने। ठीक है, आगे देखते हैं। अब न्यू वाले में देखें तो आप देख सकते हैं छोटा हो गया पूरा सिलेबस, उसने इतनी चीजें हटा दी। बस एक चीज उसने क्या चेंज करी, यहाँ पे जो क्रिचॉफ्स लॉ लिखा हुआ था उसको क्या कर दिया, क्रिचॉफ्स रूल लिख दिया है। बस ये उसने चेंजेस किया, मतलब तो वही है, क्रिचॉफ्स की 2 लॉ, केवीएल, केसीएल, और उसका रूल, 2 रूल है उसके, तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला, फोर्थ वाला चैप्टर देखते हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जब चार्ज मूव करना चालू हो जाता है तो पूरा मैग्नेटिज्म का खेल आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये पहले में तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स में तो चार्ज रुके रहता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड वाले में वो चलना चालू करता है, तब हम पढ़ते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ में अब उस देखते हैं कि जब वो चालू हो गया चलना तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब इसने उसने क्या डिलीट किया, पुराने वाले में क्या था कि स्ट्रेट एंड टोरॉइड सोलोनॉइड्स के बारे में पढ़ने के लिए रहता था।
ठीक है, ओनली क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, बट हम डेरिवेशन करते थे पुराने टाइम में। तो दो प्रकार का हम सोलोनॉइड पढ़ते थे, ऐसा एक वायर बाउंड रहता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड रहती है सोलोनॉइड के बीच में, बहुत जगह काम आता है सोलोनॉइड। एक प्रकार से वो बार मैग्नेट जैसा ही बिहेव करता है सोलोनॉइड, ठीक है, मैग्नेट बन जाता है एक प्रकार से वो सोलोनॉइड। तो सोलोनॉइड और टोरॉइड पढ़ता था, मतलब पढ़ते थे हम प्रीवियस केस में। सोलोनॉइड ऐसा रहता था, टोरॉइड क्या रहता था, उसको ऐसे हम गोल कर दें, एक स्प्रिंग को आप ऐसे पकड़ के गोल कर दो तो टोरॉइड बन जाता है। तो उसने क्या किया, टोरॉइड डिलीट कर दिया कि टोरॉइड के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, सोलोनॉइड तो पढ़ना है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहता है, उसी से जाके आपको करंट कैरिंग लूप कैसे मैग्नेट बनता है और बार मैग्नेट क्या होता है, दोनों में कैसे कम, मतलब दोनों कैसे सेम होते हैं वो समझ में आता है। तो सोलोनॉइड तो इंपॉर्टेंट है ही। बस उसने क्या किया, टोरॉइड हटा दिया। सोलोनॉइड को ऐसे गोल करके जोड़ दिया तो टोरॉइड बनता है, तो टोरॉइड आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और क्या हटाया, थर्ड वाले चैप्टर में साइक्लोट्रॉन के बारे में हटा दिया कि साइक्लोट्रॉन के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, कोई जरूरत नहीं है आपको जानने की कि चार्ज कैसे एक्सेलरेट होता है, कैसे पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है, ये सब के बारे में वो बोल दिया कि आपको नहीं, मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, जितने भी पार्टिकल एक्सेलरेटर्स होते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक था वैसे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसने क्या किया, उसको हटा दिया, साइक्लोट्रॉन आपको नहीं पढ़ना है अब, ठीक है। तो ये क्या है, ओल्ड वाला सिलेबस, जो दो चीज रेड है वो हट गई। नए वाले में हम देखें, ठीक है। अब क्या किया, थोड़ा सा वो चेंजेस किया। जैसे फोर्थ वाले में क्या था कि फोर्थ वाले में आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहां पे ये नहीं बता रहा कि ये करंट कैरिंग लूप क्या होता है, बार मैग्नेट होता है, ऐसा एकदम अच्छे से स्पेसिफाई नहीं होता जब आप फोर्थ पढ़ेंगे तो। मतलब सोलोनॉइड एक करंट कैरिंग जो लूप है, एक करंट कैरिंग वायर का एक आप लूप बना दो, एक सोलोनॉइड और एक बार मैग्नेट, तीनों में लगभग चीजें सेम होती है, कैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल बनता है, कैसे उसमें मैग्नेटिक डायपोल क्रिएट होता है, ये चीज के बारे में ना वो कहीं इंफॉर्मेशन नहीं देता था अच्छे से। फिर ऑलरेडी सब पढ़ते होंगे उसको, उसने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है, इवन बुक्स में भी आपको अच्छे से नहीं मिलेगा, बट ऑलरेडी पढ़ते सब लोग थे उसको और आगे जाके पढ़ते थे। कौन से चैप्टर में पढ़ते थे, फिफ्थ चैप्टर में पढ़ के, जब पहले से ही उसको पढ़ना जरूरी रहता था। तो अब ये क्या किया, उसने ये चीज सही में दिमाग लगाया कि हाँ भाई ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है कि कैसे वो बार मैग्नेट सेम होगा एक करंट कैरिंग लूप से, वैसा ही सेम सोलोनॉइड कैसा होगा, ये चीज मैं आप पढ़ाया हूं, अपने में पढ़ाया हूं। जरूरी रहता है पढ़ना, तभी हमें समझ में आता है कि कैसे मतलब करंट कैसे जा रहा है, कैसे फोर्सेस लगेगी, मतलब कैसा रूल लेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो वही चीज उसने भी नोटिस करी और उसने क्या किया, फोर्थ वाले का ये पुराना आप देख सकते हैं ओल्ड है, नए वाले में उसने कुछ चीजें लिखी, ऐड करी यहां पे। तो अब देखते हैं चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म नए वाले सिलेबस में। तो नए वाले सिलेबस में क्या किया, उसने ये चीज ऐड करी, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल। ये चीज उसने बोला कि करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल जैसा बिहेव करता है और उसकी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ये चीज क्या करी उसने, फिफ्थ में ही डाली, फोर्थ में ही डाली, फिफ्थ में रहता है, फिफ्थ से उठा के क्या करी, फोर्थ में ही डाल दी। पहले फोर्थ में नहीं समझते, फिफ्थ में हमें आगे खुद से समझना पड़ता है वो चीज, क्योंकि तभी उससे बहुत सारी चीजें समझ में आती है हमें। तो उसने क्या करी, ये ग्रीन वाली जो लाइन है उसने ऐड करी यहाँ पे कि ठीक है, आप यहाँ पे पहले समझ लीजिए कि करंट कैरिंग लूप बार मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, जिसको हम सोलोनॉइड जैसा भी बोल सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो ये ग्रीन वाला टॉपिक क्या किया उसने यहाँ पे ऐड किया और ये चीज सही करी उसने, ताकि जरूरी रहता है ये, क्योंकि आगे जाके आपको समझना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर देखते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में। यहाँ पे हम अच्छे से पढ़ने लग जाते हैं पूरा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी पढ़ते थे, मजा आता था, बट उसको हटा दिया उसने यहाँ पे। तो देखते हैं, तो अब यहाँ पे देखें तो अब देख सकते हैं करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल, ये किस में रहता था, फिफ्थ में रहता था स्टार्टिंग का टॉपिक। ये मैंने पर्पल रंग से किया है तो अलग है, मतलब एक प्रकार से। तो ये टॉपिक क्या किया उसने, फोर्थ में डाल दिया पहले, मतलब ये टॉपिक हटा नहीं है, फोर्थ फिफ्थ से पहले ही आप इसको फोर्थ में पढ़ लो, जो इसने एकदम सही चीज करी कि हाँ फोर्थ में वो चीज पढ़ना जरूरी रहता है पहले, कि कैसे करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल होता है और उसकी मूवमेंट कैसे होती है, सेम एक बार मैग्नेट ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, अब उसने एक टॉपिक हटाया फिफ्थ वाले चैप्टर में, क्या, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इसका एक डेरिवेशन होता है कि एक जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी डायपोल मूवमेंट कैसे होगी, वो एक डेरिवेशन रहता है इसका, वो डेरिवेशन इसने हटा दिया कि ठीक है कोई जरूरत नहीं इसको पढ़ने की, आप मत पढ़िए। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ही बनाएगा, सर्कुलर हिस्से में मूव करता है वो एटम में, तो डायपोल बनता है, इसलिए उस चीज को हटा दिया यहाँ पे। वो मतलब उसको लगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए वो हटा दिया, एक डेरिवेशन ही होता है इसका और वो बहुत कुछ मुश्किल भी नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, बाकी सारी चीजें सेम है। अब उसके बाद जो सेकंड टॉपिक, मेजर टॉपिक इसका शुरू होता है फिफ्थ चैप्टर का, वो क्या है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये उसने पूरा रिमूव कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जानने के लिए। कैसे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है जो लोगों को नहीं पता रहता है
कि ओरिजिनली जो नॉर्थ पोल साउथ पोल रहता है वो अब उल्टा रहता है। जो ओरिजिनली नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल नहीं है, वो मैग्नेटिक साउथ पोल है। और जो ओरिजिनली साउथ पोल है मैग्नेट के हिसाब से देखेंगे तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। ये एक बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे अर्थ में तो आप उसको देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये तो मतलब अपोजिट रहती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो अर्थ के डायग्राम में अपोजिट क्यों हो रही है। तो ये यहां से बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन मिलती है कि ओरिजिनली जो नॉर्थ पोल है वो क्या है, मैग्नेटिक के हिसाब से वो साउथ पोल है करके। तो वो चीज इंफॉर्मेशन उसने पूरी हटा दी कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद पैरा डाया और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ना तो जरूरी रहता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में उसने पूरा हटा दिया कि आपको एक छोटा सा एंड में टॉपिक आता है, थ्योरेटिकल टॉपिक रहता है कि क्या होते हैं परमानेंट मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, वो चीजें पूरी हटा दी उसने थ्योरेटिकल टॉपिक को कि ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट इसके बीच में जो वो आता है हिस्टेरिसिस कर्व, वो सब पढ़ना है आपको, वो सब जरूरी है हिस्टेरिसिस कर्व पढ़ना। और उसी में आता है कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी मैग्नेटिक फील्ड की। तो नया वाला सिलेबस देखें मैग्नेटिज्म और मैटर का, तो क्या किया, एक तो यहाँ पे बार मैग्नेट के बारे में लिखा, ऊपर में अच्छे से ये वाला क्या किया, अच्छे से बनाया अब इसको 5th चैप्टर के। देखो यहाँ पे ऐसी शुरू हो जाता था करंट लूप से, अब क्या किया नए वाले में उसने अच्छे से बनाया। बार मैग्नेट पढ़ो, बार मैग्नेट कैसे सोलोनॉइड जैसा रहता है, करंट लूप जैसा भी बिहेव करता है, वो सेम ही रहते हैं दोनों एक प्रकार से। तो उसको अच्छे से उसने क्या किया, अरेंज किया यहाँ पे। और एक नया चीज दिया क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली का मतलब क्या है कि सिर्फ आप उसको समझें कि क्या है वो, उसका एक्सप्रेशन याद रखें, बाकी ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम डेरिवेशन उसका याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा लगभग हल्का सा अलग दिखता है बट सेम चीज ही है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो ये वही है, क्यूरी लॉ पढ़ते हैं एक ठोक, उसी के ऊपर है ये, हिस्टेरिसिस के बाद आता है। 6th चैप्टर देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। यहां पे हमें समझ में आता है कि कैसे मतलब एसी करंट जनरेट होगा, एसी जनरेटर इस चैप्टर के एंड में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, यही चीज हम देखते हैं कि कैसे बिजली बनती है, वही वाला एक प्रकार से इसका फिनोमिना है, फैराडे की लॉ। तो यहां पे उसने क्या डिलीट किया, ओल्ड और न्यू में देखें तो एडी करंट के बारे में उसने डिलीट कर दिया कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कैसे लॉसेस होता है एडी करंट का। एडी करंट एक लॉस होता है बहुत बड़ा, बहुत सारी जगह तो आता ही है, और आगे भी जाके आप पढ़ेंगे तो आपको हर जगह आएगा। जो भी ब्रांच ले ले, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कुछ भी ले ले, तो डॉक्टर लोग की बात अलग है, तो उसमें आएगा ये एडी करंट्स, एडी लॉसेस, क्योंकि हर जगह होते हैं। तो एडी लॉसेस के मतलब एडी करंट्स के बारे में उसको आपने रिमूव कर दिया कि नहीं जरूरत है पढ़ने की, बाकी सब पढ़ो। लेंजेस लॉ अच्छा है, लेंजेस लॉ तो जरूरी है ही, ऑब्वियस सी बात है, उसी से डायरेक्शन पता चलता है, ठीक है। 7th में देखें, 7 का ओल्ड और न्यू आपके सामने है। क्या एक चीज किया उसने, एलसी ऑसिलेशंस के बारे में पूरा हटा दिया। एलसी ऑसिलेशन में मतलब दोनों एनर्जी स्टोर करते रहते हैं एक दूसरे में, कैपेसिटर और एक इंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं, और दोनों क्या करते हैं, एनर्जी एक दूसरे को एनर्जी, एक डिस्चार्ज होता है तो वो दूसरे के, एक की इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो दोनों एक दूसरे में क्या होती रहती है, एनर्जी ऑसिलेट होते रहती है। तो एलजी ऑसिलेशन को उसने पूरा हटा दिया कि ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, पहले भी क्वांटिटेटिव ही था, उसको पूरा हटा दिया, ठीक है। और एक चीज उसने वो किया नए वाले में कि जो एलसीआर सर्किट होता है, एलसीआर सर्किट को जब हम मतलब मैथमेटिकली डिराइव करते हैं एनालिटिकली, तो भयंकर बड़ा डेरिवेशन रहता है उसका। आप जाके एनसीईआरटी में देख सकते हैं, कोई भी बुक में देख सकते हैं, और उसको जनरली लोग पढ़ते ही थे, मैंने भी कराया ही है। फेजर वाला बहुत इजी रहता है उसका डेरिवेशन, बाकी एनालिटिकल बहुत बड़ा रहता है, बट फिर भी लोग उसको कराते हैं ताकि सबको सब चीज आए करके। तो उसने वो चीज का टेंशन ही खत्म कर दिया कि आपको एनालिटिकल मेथड पढ़ना ही नहीं है एलसीआर सर्किट का, आपको सिर्फ फेजर वाला मेथड उसका पढ़ना है, जो बहुत ईजी रहता है और बहुत आसानी से बनता है। एनालिटिकल मेथड उसने हटा दिया, तो सिर्फ फेजर्स ओनली, मतलब आपको फेजर्स वाला ही मेथड देखना है एलसीआर सर्किट का, कि कैसे आप फेज से एकदम इजीली सॉल्व हो जाता है फिर वो एलसीआर सर्किट में जो इंपीडेंस निकालते हैं हम, ठीक है। तो यही चीज उसने करी, और एलसी ऑसिलेशन उसने पूरा हटा दिया कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखें तो पूरा वही है, कुछ ज्यादा चीजें रहती ही नहीं है इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, कैसे मतलब फैराडे कंक्लूजन में आए, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है वो चीज के बारे में, और अलग अलग प्रकार की वेव्स क्या होती है, गामा, एक्स रे, अल्ट्रासाउंड, रेडियो वेव्स, यही सब के ऊपर है। तो इस चैप्टर में तो बहुत छोटा सा ही चैप्टर रहता है ये, तो ये चैप्टर की पूरी चीजें। अगला देखते हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में। तो ये क्या है, ओल्ड सिलेबस रे ऑप्टिक्स का, इसमें उसने क्या क्या हटाया तो देखें अच्छे से।
तो विजिबल है सारी चीजें, ओके। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बोला है जानो, उसका एप्लीकेशन जानने की कोई जरूरत नहीं है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, क्या क्या होता है उससे, मतलब क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं इसके। वहां पे मिराज होता है, सुपीरियर मिराज, ये जितनी भी चीजें होती हैं वो पूरी हटा दिया। ये सब क्या है, थ्योरेटिकल चीजें थी जो पुराने में थी। मजा आता था देख के कि मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो उसको रियलिटी में समझ में आती है, बट टाइम वेस्ट है सीबीएसई के हिसाब से थ्योरेटिकल पढ़ना। आप एनालिटिकली पढ़िए अच्छे से, तो इसलिए उसने क्या किया, उसको हटा दिया पूरा कि मेरा टोटल इंटरनल एप्लीकेशन आपको जानने की जरूरत नहीं है। सेम वैसे ही उसने क्या किया, जो रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि स्काई कैसे ब्लू दिखता है ये वो, और सन कैसे डूब जाता है तो भी वो दिखता है, वो सब पूरे उसके एप्लीकेशन उसने पूरा हटा दिया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, स्काई कैसे ब्लू दिखता है, वो सारी चीजों के बारे में, सन कैसे उगते टाइम और डूबते टाइम रेड दिखता है, वो सारी चीजें उसने हटा दिया, कोई जरूरत नहीं बोला पढ़ने की, ठीक है। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पूरा वैसे ही है। तो ये क्या हुआ, 9th में चेंजेस हुआ। तो 9th का नया सिलेबस कैसा बना, ये सारी चीजों को हटा के ऐसा छोटा सा, पहले बड़ा था अब छोटा सा हो गया, वही सब चीजें हटी जो रेड मार्क में, बाकी सारी चीजें सेम है। अब अगला देखते हैं 10th वाला वेव ऑप्टिक्स के बारे में। ये चैप्टर अच्छा खासा रहता है, थोड़ा सा कठिन भी रहता है यदि आप 11th में अच्छे से ऑसिलेशन और वेव्स पढ़ के नहीं आए हैं तो, क्योंकि वहीं से शुरू होती है यहाँ पे सारी चीजें। तो इसमें क्या बोला कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइजेशन, रायन बैरिस्टर लॉ, ये पूरा उसने क्या किया, हटा दिया। मतलब आपको कहां पे पढ़ना है, ये विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा तक की आपको देखना है, बाकी नीचे की चीजें क्या किया उसने पूरी रिमूव कर दिया। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप ये पूरा हटा दिया उसने, जो एक प्रकार से इसको पढ़ते हैं हम ऑप्टिक रे ऑप्टिक्स में, बट वेव में जो पार्ट आता है उसका हटा दिया। तो नया वाला सिलेबस क्या बना, ऐसा बना। अब उसके बाद भी उसने कुछ जगह में एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ में क्या बोला कि सिर्फ आप एक्सप्रेशन याद रखें, डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं करना है, मतलब एग्जाम में नहीं पूछेगा। और विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा का भी सिर्फ आप डेरिवेशन मतलब एक्सप्रेशन याद रखें, समझ के रखें कि वो ओरिजिनली होता क्या है, एकदम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं अगला, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। अब इसमें क्या चीज उसने हटाई है, मैक्सिमम ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक सब सही है, ये वाला, ये थोड़ा अच्छा यूनिट रहता है इससे, मतलब जो नीट में और आईआईटी जेईई में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है इससे, इस चैप्टर से। बस इसमें क्या हटा, डेविड गार्नर का जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में पूरा हट गया सारी चीजें, कि उसको आपको पढ़ना ही नहीं है, डेविड गार्नर के एक्सपेरिमेंट को लास्ट डी ब्रॉगली रिलेशन तक आपको पढ़ना है। तो नए वाले में क्या हुआ, लास्ट डी ब्रॉगली रिलेशन तक था जो मैटर वेव्स के बारे में रहता है, ठीक है। अब एटम्स के बारे में देखें तो एटम्स में लगभग सेम चीज ही है, बस जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं उसमें क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली के बारे में ही बोला कि इसको ज्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। आगे देखें चैप्टर 13 न्यूक्लियाई के बारे में। तो न्यूक्लियाई में क्या किया उसने, रेडियो एक्टिविटी वाला पूरा पार्ट हटा दिया कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके क्या होता है, ये पार्ट आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट इसको आपको पढ़ना जरूरी रहेगा क्योंकि अभी जो नीट का एग्जाम हुआ उसमें पूछा है, जो जेई का एग्जाम होता है उसमें भी पूछता है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा ही बिल्कुल, क्योंकि जरूरी रहता है। और ये वाला टॉपिक उसने क्यों हटाया, क्योंकि यहाँ पे कुछ खतरनाक चीजें आती है, जैसे यहाँ पे एंटी पार्टिकल्स के बारे में आता है कि एंटी इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो थोड़ा खतरनाक चीज रहता है बच्चे लोगों के लिए समझना कि एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं। एंटी पार्टिकल क्या होता है, हर एक चीज का एक एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का भी एंटी पार्टिकल होगा, पॉजिट्रॉन, वो पूरा इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, बस उसका चार्ज पॉजिटिव रहेगा, मास वास सब चीज में सेम रहेगा, पूरा इलेक्ट्रॉन जैसा रहेगा बट उसका चार्ज पॉजिटिव रहेगा, प्रोटॉन नहीं होगा वो। प्रोटॉन का भी क्या होता है, पॉजिट्रॉन, उसका भी एंटी पार्टिकल होता है, पूरा प्रोटॉन जैसा रहेगा वो, बस उसका चार्ज नेगेटिव रहेगा। न्यूट्रॉन्स, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, ये सब होता है। और वो सब क्या होते हैं, जब कोई भी हैवी न्यूक्लियस एनर्जी रिलीज करता है रेडियो एक्टिविटी में, तो वो सब चीजें निकलती है, तो ये थोड़ा खतरनाक हो जाता है, फिर भी बहुत इजी रहता है यदि आप इसको समझ गए एक बार तो। जैसे अभी जो नीट में क्वेश्चन पूछा था एकदम से इजी का था कि एक बीटा माइनस डीके होगा तो क्या क्या चीजें निकलेगी करके, मतलब वो दिखाया था कि ये चीज एमिशन मतलब रेडियो एक्टिविटी से रिलीज हो रही है और ये कौन सा डीके, बीटा प्लस है कि बीटा माइनस है करके। और वो पूछा था कि एलिमेंट क्या बनेगा, वैसे उसने क्वेश्चन पूछा था, तो इजी रहता है, बट उसने पूरा रेडियो एक्टिविटी के बारे में हटा दिया कि आपको कोई जरूरत नहीं जानने की क्या होता है अल्फा डीके, गामा डीके, पूरा वो सब चीजें। 13th वाला हुआ। फिर लास्ट वाला 13 का न्यू देख सकते हैं आप, पुराने से ये चीजें हटाया तो न्यू वाला छोटा हो गया। और लास्ट सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर में कहां से तक बोला, लास्ट आपको बस पढ़ना है कि डायोड एज अ रेक्टिफायर,
कि कैसे डायोड एज अ रेक्टिफायर जैसा वर्क करता है। उसके बाद स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड्स, एलईडी सेल, जेनर डायोड, ये पूरा हिस्सा उसने क्या कर दिया, हटा दिया। जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये पूरी चीजें क्या करी उसने, पूरी रिमूव कर दी कि ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब लॉजिक वॉजिक जो तभी आता था नीचे वाली चीजें, वो पूरी चीजें हट गई हैं। बूलियन अलजेब्रा जो यूज होता था वो पूरा हट गया। तो नया वाला सिलेबस ये, और उसने क्या किया, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी यहाँ पे, इंटेंसिक एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप, एन टाइप, पीएन जंक्शन। ये ऑलरेडी हम पढ़ेंगे, इतनी सारी चीजें ऊपर पढ़ने के लिए ये सब चीजें उसमें आई जाती है और पढ़ते ही हैं हम। सेमीकंडक्टर शुरू कर रहे हैं तो इंटेंसिक एक्सटेंसिक एन टाइप पी टाइप जानना तो जरूरी है ही ना। तो ये बस उसने अच्छे से मेंशन किया, बाकी ये चीज तो हम पढ़ते हैं ही। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा नया सिलेबस है। तो जब भी आप पढ़ें पहला दूसरा चैप्टर तो ठीक है पूरा पढ़ लें, थर्ड से आप देखेंगे आपको क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है। सीबीएसई के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो आप अच्छे से देख के पढ़ें, मैक्सिमम चीजें पढ़ें, क्योंकि कुछ भी उसमें पूछता है और बहुत मस्त क्वेश्चन पूछता है इजी का। ठीक है, तो ये 12th का पूरा सिलेबस का हमारा एनालिसिस है। बिल्कुल अपने दोस्तों को भी बताएं जो अलग अलग आगे वाले चैप्टर्स पढ़ने चालू कर दिए हैं कि उसमें ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, वो टॉपिक नहीं पढ़ना है, अपने दोस्तों को बता दें, ताकि वो, एक तो वैसे ही लोग नहीं पढ़ते हैं और थोड़ा सा भी ज्यादा पढ़ लिया इंसान तो उसको टेंशन हो जाता है, तो एग्जैक्टली वो उतना ही पढ़े। तो इसलिए ये वाला वीडियो इतना ही, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।